नमस्कार छात्रों, अपन सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, विषय इतिहास, BA तृतीय वर्ष के अंदर अपन अध्याय 3 पर अध्ययन कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की प्रारंभिक विजय के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन पृथ्वीराज तृतीय का युग 1177 से 1192 ईस्वी और पृथ्वीराज तृतीय की प्रारंभिक स्थिति और कठिनाइयों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यानी सोमेश्वर की मृत्यु के समय पृथ्वीराज तृतीय की आयु केवल 11 वर्ष की थी। यानी अल्पावेशक की स्थिति में पृथ्वीराज चौहान साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठा था और उसकी जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी उसके बारे में अपन पहले चैप्टर में अध्ययन कर चुके हैं। अब अपन पृथ्वीराज चौहान तृतीय की प्रारंभिक विजयों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें है नागार्जुनों का दमन। ये नागार्जुन पृथ्वीराज चौहान का चचेरा भाई था। वैसे नागार्जुन विग्रहराज चतुर्थ का छोटा पुत्र था। विग्रहराज चतुर्थ के बाद उसका पुत्र अप्रांगेय चौहान साम्राज्य की गद्दी पर आसीन हुआ, जिसकी पृथ्वीराज द्वितीय ने संभवतः हत्या कर दी और फिर चौहान साम्राज्य की राजगद्दी हत्या ली। ऐसे कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वीराज द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी गई। नागार्जुन अल्पवयस्क था, लेकिन सोमेश्वर की मृत्यु यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पिता की मृत्यु तक वह वयस्क हो चुका था और अपने आप को चौहान राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। पृथ्वीराज तृतीय का अल्पवयस्क होना उसकी महत्वाकांक्षाओं को उत्तेजित करने का पर्याप्त साधन था। उसके लिए बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जब चौहान साम्राज्य का शासक बना था तब मात्र 11 वर्ष का था। अतः उसने पृथ्वीराज तृतीय के उत्तराधिकार को चुनौती देते हुए गुड़गांव, जो कि वर्तमान में हरियाणा में है, पर अधिकार कर लिया। कुछ असंतुष्ट चौहान सरदारों के सहयोग से प्रोत्साहित होकर उसने भावी संघर्ष की तैयारी आरंभ कर दी। अतः पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने मुख्यमंत्री कदमवास, जो कि उसकी माता कर्पूरी देवी के सहयोग से राज सिंहासन के अंदर पृथ्वीराज चौहान का सहयोग कर रहा था, उसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपना मुख्यमंत्री बनाया था। उस कदमवास की देखभाल में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने एक विशाल सेना के साथ गुड़गांव पर आक्रमण कर दिया। इस गुड़गांव के अंदर नागार्जुन ने एक दुर्ग का निर्माण कर रखा था। इस दुर्ग को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने घेर लिया। नागार्जुन तो किसी तरह बच निकला, किंतु उसकी माँ, छत्री और बच्चे तथा परिवार के अन्य सदस्यों को बंदी बना लिया गया। यद्यपि नागार्जुन के सेनानायक देव भट्ट ने चौहान शासक का सामना किया, किंतु अपने समस्त सैनिकों सहित मारा गया। अनेक बंदी सैनिकों को अजमेर लाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उनको मौत के घाट उतारने का प्रमुख उद्देश्य पृथ्वीराज चौहान तृतीय का यह था कि यह भावी विद्रोहियों को चेतावनी का संकेत था। इस घटना के उपरांत हमें नागार्जुन का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि भारतीय इतिहास के किसी भी ग्रंथ या साहित्य में अपन नागार्जुन का उल्लेख नहीं पाते हैं। संभवतः वह किसी अन्य राजपूत शासक की शरण में चला गया हो और उसकी वहीं मृत्यु हो गई हो। अब अपन भंडानकों का दमन। भंडानक एक जाति है। ये जाति मुख्यतः कहाँ आई और इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है? इन भंडानकों की भौगोलिक स्थिति के विषय में काफ़ी मतभेद हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह जाति सतलज की ओर से आकर गुड़गांव हरियाणा में बस गई थी। भंडानक सतलज प्रांत से आने वाली एक जाति थी और जहाँ गुड़गांव और हिसार, जो कि हरियाणा राज्य में है, के आसपास बस गई थी। उनका जो प्रभाव क्षेत्र मुख्यतः मथुरा, भरतपुर और अलवर के आसपास के प्रदेशों में बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर दशरथ शर्मा उन्हें कन्नौज और हर्षपुर के बीच आबाद मानते हैं। उनकी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण विग्रहराज चतुर्थ ने उन्हें पराजित किया था, परंतु पूर्ण रूप से इन भंडानकों का दमन करने या उनको अपने अधीन नहीं कर सका था। पृथ्वीराज की अल्पवयस्क का लाभ उठाते हुए भंडानकों ने, यानी भंडानक जाति ने, पुनः विद्रोह कर दिया। अतः अपने उत्तरी सीमा यानी चौहान साम्राज्य की, जिसकी प्रमुख राजधानी जो अजमेर थी, उसकी उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने हेतु पृथ्वीराज तृतीय ने 1192 ईस्वी के आसपास भंडानकों पर एक जबरदस्त आक्रमण किया। जगह जगह की उनकी बस्तियों को उजाड़ दिया गया, सैकड़ों के मौत को घाट उतार दिया गया और उन्हें आत्मसमर्पण या उत्तरी भागों की ओर भागने के लिए विवश कर दिया गया।
इस घटना के बाद भंडानक जाति का उल्लेख नहीं मिलता है, जिससे उनकी शक्ति का नष्ट होना स्पष्ट संकेत होता है। इस घटना के बाद भंडारकों का हमें किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति या उनके किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इसी के साथ धन्यवाद।